आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। यानी कि एक्स रेज की डायफ्रैक्शन हम क्रिस्टल के ऊपर देखेंगे कि कैसे होती है। डायफ्रैक्शन हम किसे कहते हैं कि जब भी लाइट कॉर्नर से बेंड हो, एजेस से बेंड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जबकि जो एक्स रेज हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आप कह लें पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसको मैं कह सकता हूँ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसे आपके पास वेव्स होती हैं जो कि जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जिसको मैं अगर बनी बनाई तस्वीर में लाऊं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। इन सब में जो एक्स रेज है उसकी पर हम बात कर रहे हैं, जिसकी बेसिकली वेव लेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है, जबकि गैमा की उससे भी छोटी होती है। लेकिन ये है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आप कह लें ये जो इस तरह का एक आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर हम एक्स रेज पर बात करें, जिसकी जाहिर है उसको हम क्रिस्टल के ऊपर गिराएंगे और देखेंगे क्या होता है। जबकि अगर हम बात करें क्रिस्टल की, तो बेसिकली क्रिस्टल एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसकी, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं डेफिनेट पैटर्न के अंदर। डेफिनेट मतलब प्रॉपर एक आप कह लें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसके अंदर एटम्स की। इस चीज को अगर हम देखें, यानी क्रिस्टल की अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम केमिस्ट्री में फार्मूला इसका NaCl होता है, तो बेसिकली ये है क्या कि ये एक क्रिस्टल की एग्जांपल है जिसके अंदर एटम जो हैं, इसके अंदर वो कुछ ऐसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ऑर्डर में एक अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्रिस्टल कहते हैं। अब इसी क्रिस्टल के ऊपर अगर हम एक्स रेस को ऊपर मारेंगे, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर गिराएंगे, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो आपके पास उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पैटर्न सा शो होगा। तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें जाहिर है जो डायफ्रैक्शन है वो कैसे हो रही है कि जब लाइट रेज, सॉरी एक्स रेज जब इसके ऊपर आके गिरती है, तो वो कॉर्नर से लग के आपके पास कुछ ना कुछ एक पैटर्न बनाएंगी, जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। ये आपके पास थ्री डायमेंशन एक पिक्चर है, यानी इसमें थ्री डायमेंशन के बारे में बात हुई है। ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, जबकि हाइट जो है ये इसका तीसरा डायमेंशन। लेकिन हम जो क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे वो पढ़ेंगे टू डायमेंशनल में। जिसको मैं अगर कहूँ कि मैं इसी चीज़ को एक टू डायमेंशनल के लिहाज से या टू डायमेंशनल पेज के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह एटम्स हैं जो कि एक प्रॉपर अरेंज हुए हुए हैं एक पैटर्न के अंदर। स्पेसिंग इनकी सबकी इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। इसके साथ साथ हम लोग अगर अब इन दोनों की स्पेसिंग की, एटम्स की स्पेसिंग की बात करें, तो वो बहुत कम होती है। उसकी मतलब कम होने की मतलब फ़ायदा हमने रीज़न ही क्रिस्टल का इस्तेमाल क्यों है, क्योंकि इनकी जो स्पेसिंग होती है, जिसको आगे जाके हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो डी है आप कह लें स्पेसिंग है, वो बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि वो आप कह लें इनकी जो एक्स रेज है उसकी वेव लेंथ के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। तब अब ये चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि जो डायफ्रैक्शन है वो हमें क्लियरली नज़र आती है। अगर ये चीज़ हो कि जो आप चीज़ इंसिडेंस वेव इंसिडेंस करा रहे हो, अगर उसकी वेव लेंथ जो है वो इस गैप के वेव लेंथ के तकरीबन आप कह लें, सॉरी गैप के डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो, या आप कह लें उसी रेंज में हो, तो हम कहते हैं कि डायफ्रैक्शन हमें नज़र आती है अच्छे तरीके से। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ इसी वजह से हमने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल की जो स्पेसिंग है एटम्स के दरमियान वो बहुत छोटी है, और एक्स रेज की वेवलेंथ भी बहुत छोटी है। तो इस वजह से हमने क्रिस्टल जैसे कि NaCl के ऊपर हम इसके आगे ज़ाहिर डेरिवेशन वगैरह करेंगे। अब ये जो डायफ्रैक्शन है या एक्स रेज जो हैं, वो हम जब इसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर थ्रो करवाते हैं, तो हमें हम एक फ़ायदा ये होता है कि जो क्रिस्टल का अंदर का स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है। तो कैसे हम पता लगाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, पहले उसको ज़रा उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर उसके अंदर जो प्रोसेस अंदर होता क्या है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, कि हमें एक पैटर्न सा नज़र आता है, जिस पैटर्न को देख के हम कहते हैं अच्छा ये तो इस तरह का क्रिस्टल है। तो वो कैसे बनता है उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अब जो कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट है कि अरेंजमेंट कैसे होती है पूरे सिस्टम की, तो वो ये है कि आपके पास एक्सरे सोर्स होता है, जो कि आगे हमारे पास हमने जो यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी उसको आगे जो है लेड वॉल को रख के, ताकि कुछ मखसूस एक्सरेज जो हैं वो ही आगे गुजरें। फिर किलोमीटर आगे लगा होता है, किलोमीटर, तो जिसका काम ये होता है कि वो जो रेज आ रही हैं बेसिकली एक्सरेज, वो उनको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पास करवाए। तो वही रेज जब आके क्रिस्टल के ऊपर गिरती हैं, ये क्रिस्टल पड़ा है तो ये डिटेक्टर जो है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। जिसको अगर मैं शो कराऊं, तो जाहिर है जो एक्स रेज हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल होती हैं, यहाँ से उधर भी
और इधर भी और इधर भी। अब ये वॉल लगा के हमने इसके लिए रुकावट बनाई है एक्सरेज के लिए, सिर्फ वो आगे गुजरेंगी जो यहाँ से हैं, तो वो गुजरने के बाद यहाँ से आगे गुजरने के बाद यहाँ पे आएंगी। फिर इन इन एक्सरेज को मज़ीद एक सी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में करने के लिए हम इसका कैलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर यही लाइट रेज आके क्रिस्टल के ऊपर आके गिरती हैं और क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास डिटेक्टर के पास जाती हैं, और डिटेक्टर एक स्क्रीन के ऊपर हमें एक, आप कह लें, आप डायरेक्टली इससे भी कह सकते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पैटर्न सा हमें नज़र आता है, और उस पैटर्न को फिर हम एनालाइज करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो ये वाला क्रिस्टल है। अब क्या होता है क्रिस्टल के अंदर, इसको देखते हैं, जिसको बेसिकली इसको इसको एनालाइज करने के लिए ब्रैग जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उसने एक लॉ दिया था जिसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं, और उसने बेसिकली इस क्रिस्टल के अंदर जो भी फिनोमेना है, जो भी वेवलेंथ आ रही है, सॉरी एक्सरेज आ रही है, उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पेसिंग और सारा कुछ जो भी स्टडी है वो फिर हम उससे देखेंगे, और फिर उस चीज़ को हम बेसिकली ब्रैग्स लॉ कहते हैं, जो कि ये भी बताता है आपको कि ये जो पैटर्न है ये इस तरह का क्यों बन रहा है वगैरह। अब मेन मकसद क्या है कि एक्सरेज यहाँ तक आई हैं, क्रिस्टल के ऊपर लगी हैं, अब क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट कैसी हुई हैं या क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ है, अब उसको स्टडी करने जा रहे हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल हमने, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की असम्पशन लेंगे कि क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। अब हो क्या रहा है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो एक्सरेज हैं वो आ रही हैं, ज़ाहिर है इस क्रिस्टल के ऊपर आके गिरेंगी। अब एक्सरेज कैसे गिरती हैं उसके लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे किया क्रिस्टल को, क्योंकि काम ऊपर काफ़ी करेंगे हम डेकोरेशन, मतलब आप कह लें लेबलिंग वगैरह। तो ये एक्सरेज आई हैं, एक तो नहीं होती, एक से ज़्यादा हैं जो कि बेसिकली आके इस तरह गिर रही हैं इसके ऊपर। तो ये आपके पास ये एक्सरेज आई, जिनको मैं एक्सरेज चलें लिख भी देता हूँ। और इसके साथ साथ इसके अलावा मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि ये वाला जो एटम के दरमियान स्पेसिंग है वो डी है, जो कि हर तरफ डी है, ये वाली भी क्या है फिर डी है। अब जो एक्स रेज हैं वो इन एटम से लगने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जाहिर है वो डिटेक्टर के पास जाती हैं, और डिटेक्टर जो है फिर एक पैटर्न सा बनाता है जिससे हमें इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगता है। अब ये एक कंस्ट्रक्शन हमने करनी थी जो कि हमने कर ली। अब इसको स्टडी करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक्स रेज भी एक वेव ही है, हमने स्टार्ट में ही बात की थी। अब वेव अगर ये यहाँ से यूं करके आ रही हैं, तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे जाके ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी या तो डिस्ट्रक्टिव। फर्ज कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, तो आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें पता है कि कैसे बनती है, या आप कह लें वेव आपस में कैसे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, दो वेव आपस में मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस कहलाता है। अब उसके अंदर वो ऐसे मिले कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। अब जो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी वो थी पाथ डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा के बराबर है, जिसमें एन की वैल्यू होती थी ज़ाहिर है 0 1 2 3। अब ये यही कंडीशन जो है अब इधर हम देखते हैं। अब ये एक वेव है, ये एक वेव है, अगर मैं इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस के ऊपर बात करूं कि फ़र्क क्या है कि किसने ज़्यादा किसने कम फासला या पाथ तय किया, तो उसके लिए मैं अगर एक तरीका ये हमने पढ़ा था कि हम एक परपेंडिकुलर लाइन दूसरे के ऊपर ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक वेव आई, यहाँ तक ये वाली आई, दोनों ने यहाँ तक सेम फासला तय किया, लेकिन ये वाली वेव यहाँ से थोड़ा आगे चलेगी, ये एक्स्ट्रा पाथ इसने तय किया है। और फिर वापसी पे भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ये वाली वेव उधर गई, यहाँ से ये वाली उधर गई, तो ये वाला एक्स्ट्रा पाथ जो है ये इस वाली वेव ने तय किया है। तो यानी पाथ डिफरेंस ये वाला है, इसमें भी ये वाला है, जिसको मैं अगर चले नाम ही दे देता हूँ। ये आपके पास ये पॉइंट ए है, जबकि ये वाला पॉइंट जो है वो मैं बी कह देता हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि वो डी है, जबकि इस पॉइंट को चलें सी कह देते हैं, इस पॉइंट को। अब अगर आप देखें तो ये जो ए से लेकर सी तक है ये पाथ डिफरेंस है इसके लिए, इस वेव के लिए, और जबकि ये पाथ डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है बल्कि इस वेव की अगर मैं बात करूं, अगर ये 1 है ये 2 वेव है, तो 2 वेव ने ए सी यहाँ पर एक्स्ट्रा पाथ तय किया और बी और सी यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पाथ, यानी ए और सी और इसके साथ साथ बी और सी ये दो एक्स्ट्रा पाथ तय किए हैं दोनों, मतलब इस 2 वाली रे ने। यानी अगर फर्ज करें ये 1 है तो और ये 1 है, एग्जांपल दे रहा हूँ 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो टोटल एक्स्ट्रा पाथ कितना तय किया 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 2 मीटर। अब आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये पाथ डिफरेंस है क्या, इसको देखने के लिए हम एक और चीज़ रखते हैं कि यहाँ पे ना, कहाँ पे भला, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ मैं,
ये जो एंगल है आपके पास और ये एंगल है, ये आपके पास क्या है, बराबर हैं। ये नहीं है अगर थीटा है जिस एंगल के साथ आई है वही एंगल जो है ये थीटा है, उसी के साथ रिफ्लेक्ट होगी ये रे। सिमिलरली यहाँ पे जो ये एंगल है थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। अब ये दोनों और ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं कि फर्ज करें आपके पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये जो एंगल है आपके पास ये दोनों दो लाइंस के दरमियान है। अब मैथ्स का एक रूल है कि अगर आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 एंगल बना रही है, जबकि ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 एंगल बना रही है। तो इन परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी जो एंगल होता है वो 90 होता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो इस लाइन में और इस लाइन में एंगल थीटा है, तो और इसके इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये है, जबकि आपके पास इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम। सिमिलर ये एंगल भी इसके साथ ये दोनों बराबर होंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ, अगर मैं इस ए सी और ये पॉइंट अगर मैं इसको चलें ओ कह देता हूं, तो ए सी ओ जो एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास ये वाली करके जो आपको नजर आ रही होगी, ये ए पॉइंट है जबकि ये सी है और ये ओ है। तो ए ओ सी जो है, ओ ए सी कह लें या जो भी, तो ओ ए सी जो ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल है। अब मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, मुझे ये ए से लेकर सी तक चाहिए, और जबकि ये किसके बराबर है, डी के। तो मैं अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी अगर मैं फर्ज करें ये एक वेक्टर है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है, तो ये अगर एक वेक्टर है तो इसके ये वाला जो हिस्सा होता है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि ये एंगल के सामने वाला है और ये एंगल के सामने वाला ये हिस्सा होता है डी साइन ऑफ थीटा के बराबर। इसके साथ साथ ये वाला जो है ये कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हमें ये मिल गया कि ये क्या है, ए सी किसके बराबर है, डी साइन थीटा। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीका अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में करूं जिसको मैं अलग से बनाऊं, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये भी डी है, ये ए ओ है, ओ सी, और ये बी। इसमें ये वाली क्या लाइन, ये वाली लाइन डी है जो कि हमें पता है स्पेसिंग है हर जगह सेम है, जबकि ये आपके पास जो बी बनी है, सॉरी, तो ये वाली साइड बी से लेकर सी तक आपको चाहिए, और ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है कि डी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये सिमिलरली ये वाला हिस्सा भी बी से सी भी डी साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, पाथ डिफरेंस की बात करें। पाथ डिफरेंस जैसे मैंने कहा था कि ए से सी और बी से सी दो एक्स्ट्रा मतलब आप कह लें इतना पार्ट डिफरेंस तय किया। तो ए से सी क्या था, डी साइन थीटा, बी से सी क्या है, डी साइन थीटा, यानी ए आपके पास डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो ये बिल्कुल आ जाएगा क्या, टू डी साइन ऑफ थीटा। ये पार्ट डिफरेंस है जो कि जो दूसरी रे है उसने तय किया एक्स्ट्रा, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लेम्टा के बराबर होना चाहिए। तो ये असल में वो कंडीशन है हमारे पास जिसको हम बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ये ब्रैग्स लॉ है। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ है, जो कि बेसिकली क्या है कि जो स्पेसिंग है एटम्स के दरमियान उसको रिलेट कर रहा है वेवलेंथ के साथ और एंगल के साथ। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चेंज ये है कि जो n की वैल्यू है वो पहले तो हम पढ़ते थे 0 1 2 था, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो अब 1 2 3 से सो ऑन से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 0 का मतलब कि d की वैल्यू 0 होगी, यानी जो आप कह लें आप d साइन थीटा या 2d साइन थीटा जो कि पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 होगी। पाथ डिफरेंस तो कभी भी इस केस में कभी भी 0 नहीं होगा। जाहिर है अगर एक लाइट रे इधर गई है तो दूसरी ने नीचे ही आना है जो कि अगले आप कह रहे लेयर में अगले आइटम के पास जाएगी, कोई ना कोई पाथ डिफरेंस जरूर होगा। तो इस वजह से 0 हम नहीं लेते, n की जो वैल्यू 1 2 3 सो ऑन आगे होती है। इसके साथ साथ ये जो दो एटम के दरमियान स्पेसिंग को मैंने डी कहा था, असल में ये जो ब्रैग लॉ है ये हम इससे अगर लैम्पटा पता हो कि एक्स रेज की वैल्यू हमें पता है कि उसकी लैम्पटा की आपके लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, एन तो चलें 1 2 3 है ही है, लेकिन जो डी साइन थीटा भी अगर हमें पता है फर्ज करें तो डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। असल में डी को एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अगर आप देखें तो ये आपके पास एक लेयर है, ये अगली लेयर है, ये अगली लेयर है, तो इन लेयर्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम कह रहे हैं। तो ये इंटरप्लेनिक स्पेसिंग जो है ये हर एक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे अब NaCl का यहाँ पे हम फर्ज करने पड़ रहे हैं ना, उसके लिए ये डी की वैल्यू कुछ है, फर्ज करें वो है, चलें एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत आसान से कि ये 2 मीटर है। ज़ाहिर है 2 मीटर नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है, वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज के राउंड अबाउट होती है। तो फर्ज करें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 2 मीटर है,
तो किसी और क्रिस्टल के लिए यही जो स्पेसिंग है डी की वैल्यू वो कुछ और होगी, वो 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इससे हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग से हम फिर एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि अच्छा ये तो फलाना स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सेम ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लैब्स के अंदर XRD करते हैं, बेसिकली वो भी एक्सरे डायफ्रैक्शन ही है, जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल का इस तरह एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब ये कैसे मिलता है ये हमारी डिटेल नहीं है, लेकिन इस तरह का एक पीक्स आप कह लें, एक ग्राफ सा मिलता है। इस ग्राफ को फिर हम स्टडी करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो फलाना मटीरियल है, क्योंकि हर मटेरियल जो कि सॉलिड मटेरियल होगा वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव होगा करेगा। क्यों? हमें पता है कि उसमें जो स्पेसिंग बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो मुख्तलिफ है। तो आज हमने बात की डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स के बारे में।